मतलब फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट होता है जो आपको याद नहीं करना पड़ता, जो जस्ट आपने एक दफा सुना होता है और आपने अपने जहन में एक कंसेप्ट बना लिया होता है। एक चीज होती है कि आपने ड्रग्स को प्रॉपरली बाय नेम याद रखना है, उनके एडीआरस, उनके साइड इफेक्ट्स या उनकी जो टॉक्सिसिटीज हैं, उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, उनके स्पेक्ट्रम है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद करना होता है। ठीक है, जनरली अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो बेसिकली देखें बच्चे, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ना, वो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया को हमने इनहिबिट करना है। तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दो तरह से आता है, ठीक है। एक होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और एक होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है, आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए, और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी एंड पे कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है। ये एक वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है एंटीबायोटिक की, जो कि विजिबल जो बैक्टीरियल ग्रोथ लैब्स के अंदर जब हम एक मीडिया बनाते हैं और हम इनाकोलेट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, हमने उस मीडिया पे देखना होता है। तो हम ये देखते हैं कि कोई देखो, हमने एक मीडिया जो है वो जनरेट किया, हमने एक मीडिया तैयार किया, उसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लैब में टेस्ट करना है, आपने माइक्रो बायोलॉजी में आई थिंक सो लैब टेस्ट परफॉर्म किए होंगे पेट्री डिशेस के अंदर। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इनोकुलेशंस जब करनी होती है ना, तो हम एक पेट्री डिश लेते हैं, उसके अंदर हम मीडिया को रखते हैं, और मीडिया में हमने जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकाई या स्टेफाइलोकोकस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमने टेस्ट करना है, हमने एंटीबायोटिक दे के देखना है कि कितनी इसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। सबसे पहले हमने वो जो बैक्टीरिया है उसको मीडिया पे लगाना है, और जो मीडिया होता है वो बेसिकली ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इंक्रीज करवाने के लिए होता है। जब इनोकुलेशन होती है, कुछ टाइम के लिए वो इनोकुलेटेड रहता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के लिए हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं एंटी या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अगर फॉर एग्जांपल हम दें, हम अमाइनोग्लाइकोसाइड दे के देखते हैं कि किस मतलब स्टार्ट पे कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन पे विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो स्टॉप होना शुरू हो गई है। तो वो जो इनिशियल जो एंटीबायोटिक लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक पे जो विजिबल ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टॉप होती है, उसको बेसिकली मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ ली। इसमें अब देखें, दो तरह से हमारे पास किलिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एक होती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और एक होती है जो है एक होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग का मतलब ये है कि जितनी हाई कंसंट्रेशन ड्रग की होगी उतनी ज्यादा बैक्टीरियल किलिंग होगी। मतलब अगर क्लोरामफेनिकल को हम ज्यादा डोज में देंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन में देंगे, वो प्लाज्मा लेवल एरिया अंडर द कर्व ज्यादा अचीव करेगा, तो उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। लेकिन जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है, उसमें बेसिकली वो कहते हैं कि जितनी ड्रग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से अबव रहेगी, उतना जो है ना वो बेटर इफेक्ट देगी। मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हमने वो बोला था कि वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक जहां पे विजिबल ग्रोथ बैक्टीरिया की स्टॉप हो जाती है। अब हम कहते हैं कि टाइम डिपेंडेंट किलिंग में जितना ज्यादा टाइम के लिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ड्रग का इफेक्ट अबव रहता है, उतनी बेटर जो है वो किलिंग करती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है। अब जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये बेसिकली जो है ज्यादातर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करवाती हैं, बट जो पीछे हमने ड्रग्स पढ़ी हैं जिसमें पेनिसिलिन पढ़ी है और सिफेलोस्पोरिन पढ़ी है, ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट किलिंग करवाती हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसी के अंदर जो एक और चीज लिखी हुई है कि ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करवाती हैं या हाई कंसंट्रेशन में जब दी जाती हैं तो ये बेटर इफेक्ट देती हैं। तो अगर हम हाई कंसंट्रेशन में ये ड्रग देते हैं और एक्सटेंडेड इनका इफेक्ट आता है, तो ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट देती हैं। PAE के नाम पे आपकी बुक पे लिखा होगा, लिपिन कार्ड पे PAE। तो ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट होता है जब एंटीबायोटिक को जो है वो देना स्टॉप कर देते हैं। एंटीबायोटिक देने के बाद भी एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है वो बॉडी में आता रहता है, आता रहता है, उसको हम पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट कहते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड को एक हफ्ते के लिए दिया गया है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड को एक हफ्ते के बाद जब थेरेपी को विड्रॉ किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड नेक्स्ट हफ्ता भी अपना इफेक्ट देती रहेगी, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए स्लोली रिलीज होकर अपना इफेक्ट देती रहती हैं, ठीक हो गया। तो इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट
इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेटर एफिकेसी इनकी लार्जर डोजेस पे होती है, और डोज स्ट्रेटेजी फिर हम ये करते हैं, इस वजह से इस तरह की डोज स्ट्रेटेजीज को अपनाया जाता है ताकि नेफ्रोटॉक्सिसिटीज, जो नेफ्रॉन की टॉक्सिसिटीज, किडनी की टॉक्सिसिटीज होती हैं, उनको हम कम कर सकें, और जो है ड्रग को लेने का जो कन्वीनियंस है उसको ज्यादा कर सकें, ठीक हो गया। अब इसमें मेनली ये जो ड्रग होती है, ये जो जितनी भी हम ड्रग की क्लासेस भी पढ़ते हैं, बट मेनली ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जितनी भी ड्रग हैं, ये किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मेनली यूज की जाती हैं? ये ज्यादातर जो हमारे पास एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज होती है ना, अगर सीरियस इन्फेक्शन एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज काज कर देते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। बच्चों इन ड्रग्स के अगर नामों की बात करें, तो अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, 5 क्लासिफिकेशंस हैं इस क्लास में। अमाइनोग्लाइकोसाइड में 5 सब क्लासेस हैं, ठीक है। आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड नियोमाइसिन, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने सिंपल अमाइनोग्लाइकोसाइड को थोड़ा इंट्रो पढ़ लिया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड होती क्या है, इसमें डोज स्ट्रेटजीज को इस तरह क्यों दिया जाता है, मेनली ये किस चीज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक, इसकी क्या होती है। ये बेसिकली अमाइन शुगर्स होते हैं। अमाइन का मतलब है कि अमाइन में मतलब ये नाइट्रोजनस ग्रुप भी इनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें शुगर ग्रुप जो है ना, वो ग्लाइकोसाइड्स का शुगर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर लविंग होती हैं, ये वाटर को पसंद करते हैं। सो बेसिकली ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ये लाइपोफिलिक नहीं होते, ठीक है। ये लिपिड हेटिंग होते हैं, और ये ज्यादा पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ओरली ये वेल एब्जॉर्ब नहीं होते बच्चे, ओरली चूंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं, इस वजह से ये ओरली वेल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा डिटेल में एब्जॉर्प्शन को पढ़ा हुआ होगा, तो आपको इस चीज का कंसेप्ट जरूर होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। और बेसिकली देखिए, हमारी जो ड्रग्स होती है ना, जब हम उनको ओरली देते हैं, तो मेम्ब्रेन से वो लाइपोफिलिकली मेम्ब्रेन में जाती हैं। लाइपोफिलिक ड्रग ही हमेशा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। हाइड्रोफिलिक ड्रग, वाटर लविंग ड्रग कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती, वो हमेशा पोर्स के थ्रू, मेम्ब्रेन में जो वाटर लविंग पोर्स होते हैं ना, आपने ये चीज याद रखनी है कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वो हमेशा मेम्ब्रेन में ना पोर्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। उन हाइड्रोफिलिक नेचर पोर्स के थ्रू ड्रग जो है वो क्रॉस करती है मेम्ब्रेन में। अदरवाइज जो ड्रग्स होती हैं वो लाइपोफिलिक इन नेचर होती हैं, और लाइपोफिलिक नेचर ड्रग्स जो होती हैं वो ज्यादातर जो है वो क्रॉस करती हैं मेम्ब्रेन को, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है चीज। अब इस वजह से ही इसकी फार्माकोकाइनेटिक में ये बात लिखी है कि ये ओरल नहीं दी जाती, ये ज्यादातर आईवी और आईएम दी जाती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका लिमिटेड होता है, ये ज्यादातर जो है वो टिश्यूज में पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद इसमें ये चीज लिखी हुई है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर एक्सक्रीशन की बात करें, तो ये 90% अनचेंज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है। और बेसिकली उन्होंने नियोमाइसिन को स्पेसिफिकली ये बता दिया है कि ये हमारे पास अनचेंज फीसिस में एक्सक्रीट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि डोज एडजस्टमेंट, ज्यादातर इन ड्रग्स की जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ की बात करें, तो इन ड्रग्स की हाफ लाइफ जो होती है वो बेसिकली 2 से 7 घंटे होती है, मतलब 2 से 7 घंटे इन ड्रग्स को लगते हैं अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ होने में, ठीक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो ये बेसिकली इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, ये बैक्टीरियासिडल इफेक्ट देती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने बच्चों से जब क्वेश्चन किया ना टेट्रासाइक्लिन का, तो मुझे किसी ने भी मैकेनिज्म में ये नहीं बताया कि ये पैसिवली डिफ्यूज होती है। हालांकि मैं सुनना यही चाह रही थी कि कोई बच्चा ये बोल दे कि पैसिवली, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन में ब्रेन में काम तो वो 30 सब यूनिट्स पे जाके कर रही है, बट वो किस तरह मेम्ब्रेन में जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रही है। इसी तरह अब मैं अगर आप लोगों से कल ये क्वेश्चन करूंगी कि मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ अमाइनोग्लाइकोसाइड का, तो आपको सबसे पहले बताना है, जो एक जो प्रॉपर एक क्वेश्चन होता है ना, जिसका आंसर करना होता है, आपने बताना है कि ये बेसिकली तो ये इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो जनरल पता है, बट ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है, कि ये एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ड्रग को मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए, और ये बेसिकली जाके जो है
है वो 30 सब यूनिट्स पे बाइंड करता है, और ये जो है वो हमारे पास एनारोब्स को एरोब्स जो ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स होते हैं, बल्कि जो ग्राम नेगेटिव हमारे पास एनारोब्स होते हैं उनको क्या करता है, एरोब्स होते हैं उनको ये किल कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो ड्रग्स होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये एनारोब्स के अगेंस्ट इनफेक्टिव होती हैं, मतलब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के साथ कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको ये ट्रीट नहीं करती। ठीक हो गया। अब इसके मैकेनिज्म में आपने 3 पॉइंट्स को इसी तरह डायग्राम बना के ना आपने 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है कि ये मैसेंजर आरएनए कम्प्लेक्स को इनहिबिट करती है। जब मैसेंजर आरएनए कम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो मिस रीडिंग हो जाएगी, मिस रीडिंग की वजह से प्रोटीन जो है वो मिसफोल्डेड हो जाएगी। ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि न्यू ट्रांसफर आरएनए बनना। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न्यू ट्रांसफर आरएनए नहीं बनाता, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन को भी ये ड्रग्स इनहिबिट कर देती हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कम्प्लेक्स बना के, मैसेंजर आरएनए की मिसरीडिंग करवा के, मिसफोल्डिंग करवा के प्रोटीन की, और ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करवा के। और ये पोलिसोम्स को भी डिस्टर्ब करती हैं। बेसिकली पोलिसोम्स जो ये जो है ना, बेसिकली ये सेम या मिस रीडिंग्स ही होती हैं, ये प्रोटीन की मिस फोल्डिंग्स को ही कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे। मैं नेक्स्ट लिंक जनरेट करती हूँ, तो हम नेक्स्ट इसमें रेजिस्टेंस को फिर नेक्स्ट लिंक में पढ़ते हैं। ठीक है। ओके अब इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में बेसिकली ना डिफरेंट तरह से इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो हमारे पास ये ड्रग जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट ही ना कर पाए मेम्ब्रेन के अंदर। अब पेनिट्रेशन में एक ड्रग स्पेसिफिकली जो है वो जेंटामाइसिन है, कि अगर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई की जरिए हो, या मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकाई नमोनिया है, अगर ये कोई इन्फेक्शन काज करता है तो जेंटामाइसिन जो है वो ड्रग मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ये स्पेसिफिकली इसकी रेजिस्टेंस है, इस ड्रग की रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट प्लाज्मिड फॉर्मेशन भी होती है, मतलब हमारे पास प्लाज्मिड बेसिकली होता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा जो है ना वो डीएनए सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना ये बेसिकली इंजाइम्स बनाते हैं ट्रांसफेरेजेस। ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर, ये जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफेरेजेस इंजाइम्स बनते हैं ना, ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं ये जो एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे ये बात की है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरा बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम है एंटीरोकोकाई। ये जो एंटीरोकोकाई होता है ना ये ट्रांसफेरेजिस को बनाता है। जब ये ट्रांसफेरेजिस को बनाएगा तो ये फिर इन ड्रग्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। जैसे अगर हम अमीकासिन, जेंटामाइसिन या टोब्रामाइसिन में से कोई भी ड्रग देंगे तो वो ड्रग जो है वो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो एंटीरोकोकाई से जो इन्फेक्शन होती है उसमें एंटीरोकोकाई के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफेरेज एंजाइम को बनाता है, और अगर वो इस एंजाइम को बना लेता है तो वो फिर इन 3 ड्रग्स की एक्टिविटी को क्या करवा देता है, इनहिबिट करवा देते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, एक एक ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ना ये ज्यादातर वैसे तो ये स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करती, ये इजीली जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्रॉस कर जाती है। बट इन सम केसेस अगर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट अल्टर हो जाए तो ये जो ड्रग है ये भी जो है वो मेम्ब्रेन में क्रॉस आउट नहीं कर सकती। ठीक है। तो डिफरेंट तरह का हमने इसमें रेजिस्टेंस पैटर्न पढ़ लिया। 3 तरह का रेजिस्टेंस पैटर्न आपने लिख देना है इसी तरह पॉइंट बना के। एक तो आपने अनएबल टू पेनिट्रेट वाला लिख देना है, उसमें भी आपने जेंटामाइसिन की स्पेसिफिकली एग्जांपल दे देनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बता देना है कि स्ट्रेप्टोकोकाई नोमोनियाई के अगर थ्रू कोई इन्फेक्शन होती है तो उसमें ये ड्रग जो है पेनिट्रेट नहीं करेगी। फिर प्लाज्मिड फॉर्मेशन के बारे में आपने बता देना है, जिसमें आपने ट्रांसफेरेज एंजाइम के बारे में बताना है, और उसके बाद आपने इसमें सिंपली जो है वो बता देना है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, कि वैसे तो ये अल्टर नहीं करती बट कुछ केसेस में जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो सकता है। ठीक है। एंटीरोकोकाई के बारे में आपने बता देना है कि ये ट्रांसफेरेजेस को बनाता है, और ये फिर इन ड्रग्स की जो अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये आपने रेजिस्टेंस में इसी तरह पैटर्न बता देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कि ये जो ड्रग्स आईवी अवेलेबल होती हैं उन ड्रग्स के बारे में आपने बता देना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आईवी अवेलेबल हैं। ठीक है। यूजेस की बात करें तो डिफरेंट तरह के यूजेस हैं। ये जो ड्रग्स हैं हमने इनिशियली पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज के अगेंस्ट ये काम करते हैं, जो ग्राम नेगेटिव एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज होती हैं उनके अगेंस्ट ये ड्रग काम करती हैं। तो जनरली फिर ये जो ड्रग्स हैं
जनरल अगर इनका पैटर्न देखें तो ये ड्रग ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट एसिडिशिया कोलाई, एंटीरोबैक्टीरिया, क्लेप्सिला, प्रोटियस, प्रोविडेंशियास के अगेंस्ट ये काम करती हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव में इन कम्बिनेशन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो एंटीबायोटिक्स होते हैं और पेंसिलिन के साथ कम्बिनेशन में ये यूज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये एंटीरोकोकल और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन के अगेंस्ट भी ये ड्रग्स काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ड्रग्स होती हैं ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला और शिगला के अगेंस्ट भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं। और अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन को पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दे दिया जाए तो ये एंटीरोकोकल कार्डाइटिस, ठीक है, टीबी को ये ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। वो जो टीबी जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टीबी को अमीकासीन जो है वो ट्रीट करती है। ठीक है, अमीकासीन बेसिकली रेजिस्टेंस टीबी को ट्रीट करती है। वाइवा के लिए आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये टलमीरिया और प्लेग्स इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और जेंटामाइसिन, ये तीनों ड्रग्स जो है ये ज्यादातर टॉपिकली दी जाती हैं। नेक्स्ट नेट ल्यूटामाइसिन जो ड्रग है ये रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स में मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस आ जाती है, या वैसे वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोबैक्टीरियसियाइज, इस तरह मतलब कोई भी एंटीरोकोकाई वगैरह। तो जो ड्रग्स रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स वाली होती हैं उनके अगेंस्ट ये वाली जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स वाले होते हैं वो उनके लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिन जो है ये बेसिकली बैकअप ड्रग है जो आईएम फॉर्म में दी जाती है और गुनेरा इन्फेक्शन को बेसिकली ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक हो गया। जनरली आप कुछ यूजेस भी सम हो आपको थोड़े बहुत भी यूजेस याद रह गए ना तो इनफ है। ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद करना बहुत मुश्किल है फार्माकोलॉजी में, बट आप कोशिश करें कि आप सारे करेंगे तो ही आपको चंद याद रहेंगे। अगर आप दो तीन याद करोगे तो फिर आपको दो तीन में से भी दो ही याद रहने हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि सारे याद करो, मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो याद रह जाएगा। ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसमें सिर्फ एडीआर्स रह गए और इसके एडीआर्स मोस्ट इंपोर्टेंट एडीआर्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, एक वाइवा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था कि जो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है वो किन ड्रग से होती है और वो क्यों होती है। तो हमने कल एक पढ़ा टेट्रासाइक्लिन जो है वो भी बेसिकली वेस्टिब्यूलर जो है वो टॉक्सिसिटी काज करवाती है, टिंगलिंग वगैरह टिनिटाइटिस वगैरह काज करवाती है क्योंकि एंडोलिम्स के अंदर ड्रग की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। अब जो बेसिक ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब ये जो ऑटोटॉक्सिसिटी जो ईयर की टॉक्सिसिटी होती है वो बेसिकली हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड करवाती है। अगर तो आपके सेंटर्स में, आपके कॉलेजेस में सर आलमगीर आए तो वो लाजमन बच्चों से, मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी के बारे में बताओ। तो आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने जब उन्होंने पूछना तो आपने बता देना है कि ऑटोटॉक्सिसिटी मेन है। ठीक है, ऑटो टॉक्सिसिटी आपने बता देना है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी में फर्दर वो पूछेंगे कि ऑटोटॉक्सिसिटी होती कैसे है। अगर तो वो पूछ रहे तो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि दो तरह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, एक होती है एडिटरी और एक होती है वेस्टिब्यूलर। एडिटरी मतलब होता है कि हेयरिंग लॉस, और वेस्टिब्यूलर मतलब होता है कि हमारे पास वर्टिगो जो फेज आती है ना जिसमें टिंगलिंग और जो है बेसिकली ऐसे लगता है कि पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं और इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, ब्लड वीन टाइप। तो ये दो कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, जो ऑडिटरी इसका एडीआर है वो बेसिकली इसमें अमीका ये केनामाइसिन और अमीकासिन काज करवाती है, जबकि वेस्टिब्यूलर जो है वो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन काज करवाती है। ठीक हो गया, ये जो ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली ये एडीआर्स करवाती हैं। ये ड्रग्स आपने ये वाली चीज जो है ना ये तो आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। यही मेजर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये ड्रग्स क्यों टॉक्सिसिटी काज करवाती हैं, क्योंकि ये एंडोलिम्फ जो और पेरिलिम्फ होता है उसके अंदर ये ड्रग्स कामोलेट हो जाती हैं। इस वजह से ये ड्रग अपनी टॉक्सिसिटी काज करवा देती हैं। ये वाली इनहेंस इसकी टॉक्सिसिटी इनहेंस होती है अगर फॉर एग्जांपल ये अमाइनोग्लाइकोसाइड दी जा रही हैं और साथ ही हम लोग कोई डायूरेटिक दे देते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के जैसे थायजाइड डायूरेटिक्स हैं, ये लूप डायूरेटिक्स हैं। बेसिकली लूप डायूरेटिक देने से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो इन चांसेस होने के टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो एक ये है कि ये डेफनेस भी जो है वो इरिवर्सिबल होती है। अगर एक दफा पेशेंट डेफ हो गया तो वो दोबारा से इरिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ज्यादातर जो है इसका इफेक्ट ज्यादातर बच्चों के अंदर ये इसका ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ये ड्रग ले रही है तो अल्टीमेटली जो बेबी होगा वो अब नॉर्मल तौर पे डेफ होगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स को बहुत ही कॉशनली प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर तो बहुत कॉशनली, बल्कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर हर तरह की ड्रग ही बहुत कॉशनली
मेनली यूज किया, वो स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। तो ड्रग इंट्रैक्शंस फिर क्या करते हैं कि वो जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं ये ड्रग्स प्रेगनेंसी के अंदर। और वर्टिगो बेसिकली ये जो वेस्टिब्यूलर है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी काज करवाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, आपने दूसरा एडीआर आपने याद रखना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब पहले नंबर पे आपने एग्जामिनर को ऑटोटॉक्सिसिटी के बारे में बता देना है, और दूसरे नंबर पे आपने नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में बता देना है कि बेसिकली ये रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस काज करवाती है। जनरली जो हमारी किडनीज होती हैं वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती हैं, ठीक है, एसिड और बेस का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं। बट अगर इन केस किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, जीएफआर प्रॉपर जो है वो नहीं फिल्ट्रेशन कर रहा, तो हमारे पास जो है वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है वो होने के चांसेस होते हैं, और ये ड्रग्स रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा सकती हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल दो तरह के ड्रग्स हैं, जैसे जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये ड्रग्स अगर कॉम्बिनेशन एम्फोटेरिसिन बी के साथ दिया जाए, अब आप एम्फोटेरिसिन बी आपने पढ़ा भी है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एंटी फंगल क्लास की ड्रग है, और वो भी बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ही करवाती है ना। अगर आपको उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा याद हो तो आपको याद होगा कि वो भी बेसिकली पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट को लीक आउट करवा के, वो पोटाशियम फिर हम इसीलिए हम पोटाशियम सप्लीमेंट उस ड्रग के साथ देते हैं, एम्फोटेरिसिन बी के साथ। तो बेसिकली वैसे ही यहाँ पे एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, और साथ अगर हम एम्फोटेरिसिन बी भी दे देंगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक हो गया। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेजेस का तीसरा एडीआर है, ये हमारे पास बेसिकली जो है ना ये इरिवर्सिबल एडीआर है। ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल जो है कैल्शियम और अगर मैग्नीशियम हम लोग सप्लीमेंट्स दें तो ये हमारे पास जो है वो एडीआर रिवर्सिबल हो सकता है। बट वो कहते हैं कि पेशेंट जो जिनको माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ना, उनके अंदर ये जो पर्टिकुलरली इस एडीआर के चांसेस होने के ज्यादा होते हैं, रिस्क होता है। स्किन रैशेस में वो कहते हैं ज्यादातर, क्योंकि मैंने आपको बताया नियोमाइसिन कैनामाइसिन वगैरह जो होती है ये ड्रग्स टॉपिकली दी जाती है। जो ड्रग टॉपिकली दी जाती है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करवाने के लिए, उनके एडीआर्स फिर स्किन रैशेस टाइप ही आते हैं। तो नियोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो कि स्किन रैशेस जिसमें एक्यूट डर्माटाइटिस काज करवाती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस काज करवाती है। तो ये जो एडीआर्स हैं आपने स्पेसिफिकली याद रखने हैं। एक इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी याद रखना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और स्किन रैशेस, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये ड्रग कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमने इसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक पढ़ी, इसमें मेनली ये किस चीज़ के लिए यूज होती है, ड्रग्स के नाम पढ़े, एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा बता दिया, हाफ लाइफ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस। उसके बाद इसमें हमने यूजेस पढ़े, और यूजेस के बाद नेक्स्ट हमने इसके एडीआरस पढ़ लिए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आज हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी मेजर ड्रग्स हैं वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें सिर्फ एक ही मेजर ड्रग रह गई है, वो है मैक्रोलेट कीटोलेट। तो वो हम इंशाल्लाह कल बाकी माइनर ड्रग्स के साथ पढ़ के कंप्लीट कर देंगे ये टॉपिक। बट बच्चों ये जो टेट्रासाइक्लिन है या ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है, क्लोरमफेनिकल है, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये ड्रग्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो आपने ये चीजें कर लेनी है, ये अब आपने रिवाइज कर लेना है इंशाल्लाह।